तो आपका कोर्स फास्ट कर रहे थे हम लोग और बहुत सारी होमवर्क की बात भी कर रहे थे, तो पहले पॉलिटी से जुड़े भी बहुत सारी चीजें दी थी आपको। उसके अलावा आप लोग कुछ और होमवर्क कर सकते हैं, जैसे कुछ लिस्ट बनाने के लिए जब उस समय कहा गया था, उसमें कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की लिस्ट बनाने के लिए कहा था। ठीक है, तो एक वो लिस्ट बना लीजिए। बहुत काम का प्रश्न आता है कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, हर साल एक आध प्रश्न आता है उससे। छोटी सी लिस्ट होती है, एक प्रश्न आ जाता है। वायरल डिजीजेज क्या होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज क्या होती हैं, फंगल डिजीजेज क्या होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल में भी बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, जैसे कैंसर है, ये है, तो उनके उदाहरण क्या हैं, कैसे होती है। तो बहुत कम पढ़ करके भी आप बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कम मेहनत में ज्यादा सफलता कैसे प्राप्त करें। एक तरफ आप 1000 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद एक आध प्रश्न आने की संभावना होती है। एक तरफ 5 पेज पढ़ने से एक प्रश्न आने की संभावना होती है। तो उन हिस्सों को भी अगर कोई कर ले कि 5 पेज ही पढ़ना है और एक प्रश्न पक्का आना है, उसको 3-4 बार रिवाइज कर ले तो वो गलती नहीं होना फिर कभी। 1000 पेज को आप रिवाइज कर ही नहीं पाओगे और फिर उसमें से गलती की संभावना रहेगी। तो यही स्मार्ट तरीका होता है कि कहां से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल साफ साफ है और उसको हम रिवाइज कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जो हम आपको पढ़ाते हैं कई बार वो तो थॉट प्रोसेस होता है और लंबी चौड़ी चीजें होती है, उसको समझना वो मेंस के लिए ज्यादा काम करता है। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा काम आता है, वो सही आंसर निकालने में काम आता है, आपकी कॉग्निटिव अप्रोच को बढ़ाता है। वो तुक्का लगाने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आखिर आप तुक्का कैसे लगाएंगे, कुछ सोच समझ के ही लगाएंगे। आपके अंदर कुछ ज्ञान होगा तभी तो तुक्का सही लगेगा। तो कॉग्निटिव अप्रोच आपकी यही संज्ञानात्मक आपका दृष्टिकोण विकसित करता है, जिससे आप अच्छे से आंसर दे पाते हैं, गेस कर पाते हैं ऑप्शन को। जब आपको नहीं भी पता है तो भी आपका दिल कहता है कि यही वाला आंसर है और वो सही भी निकलता है, क्योंकि उसका आधार ज्ञान होता है। तो वो जो हम आपको लंबा चौड़ा आपको किसी टॉपिक को खींच करके लंबी बात करते हैं, वो उसमें काम आता है। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जिसमें कॉग्निटिव अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें फैक्चुअल पार्ट की जरूरत पड़ती है, तथ्यों को याद करना पड़ता है। वो मैंने अभी आपको बताया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये वाला कर लें, इसरो के सैटेलाइट्स की लिस्ट बना लें कि इसरो ने, वहां पर कॉग्निटिव अप्रोच काम नहीं करते। वहां पर आपका जो है रटा हुआ ज्ञान जो है वो काम आता है। वाकई में उसका नाम आपको पता है कि नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी नाम होता है, जैसे आदित्य L1 है तो आदित्य मतलब सूर्य होता है, तो सूर्य के अध्ययन के लिए है, तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो आप लगा सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। जो जैसे लॉन्चिंग व्हीकल है उसके नाम है। कुछ चीजें आपको नहीं पता तो मिली जुली लगेंगी। कई बार लगेगा ये क्रिकेट खिलाड़ी है, ये वैज्ञानिक है, ये राजनेता है, ये कोई राइटर है, चारों में कंफ्यूजन होगा। इसका नाम सुना तो है, तो फिर ऐसे सवाल भी कई बार गलत हो जाते हैं। आपकी वो 50-50 लाइफ लाइन जैसा हो जाता है और उसमें फिर गलती कर बैठते हैं हम लोग। घर आते हैं जब मिलाते हैं तो फिर वो गलत मिलता है। तो ऐसे 4-5 प्रश्न अगर आप गलत करना बंद कर दें तो उससे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो बॉर्डर वाले लोगों के लिए बहुत मदद मिलती है। तो अधिकांश लोग वही होते हैं। जैसे 70 पे सिलेक्शन हो रहा है तो 65 से 70 के बीच में सबसे बड़ी भीड़ होती है जो सिलेक्शन होने लायक है। अब जो 65 से नीचे तो उसका तो 1-2 साल और नहीं होना है, क्योंकि वो तो बहुत नीचे है, तो उसको तो भी टाइम लगना है। लेकिन जो 65 से 70 में वो निकट भविष्य में 1-2 साल में उसी का सिलेक्शन होना है और वही तैयार होगा उसके लिए। तो वो बहुत मेहनत करके तैयार होगा या इसी साल तैयार हो जाएगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने रटाई किस क्षेत्र में की है। तो कुछ किताबें हैं मार्केट में मिलती हैं, जैसे TMH की एक किताब मिलती है, पियर्सन की मिलती है, ईयरबुक टाइप मिलती है वो, जिसमें सारी जानकारी होती है। उसमें हिस्ट्री भी होती है, उसमें पॉलिटी भी, छोटी सी किताब होती है, पतली सी किताबें होती हैं, मैनुअल के नाम से होती हैं। और अगर आप उन किताबों को खरीदोगे तो उसका बहुत फायदा है। 200-250 रुपए की बुक्स होती है। उसमें बहुत सारी लिस्ट होती है, डैम की लिस्ट होती है, झीलों की, नदियों की लिस्ट होती है ना, दुनिया भर के सब तरह की चीजों की लिस्ट होती है। वही बीमारियों की लिस्ट होती है, कौन कौन सी बीमारी है, तो उससे उसमें फायदा मिलता है। तो मैं अभी क्लास के शुरुआत में आपको कुछ ऐसी चीजें
आज मैं बता रहा हूँ, वो एक आध तो वो किताब खरीद लीजिए तो उससे सीधा फायदा हो जाएगा। दूसरा लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। विकिपीडिया आपकी बहुत मदद करेगा। विकिपीडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की नोट्स बना सकते हैं, है ना। वहां से एक आध प्रश्न आ ही जाता है कभी न कभी। ऐसा लगता है कि पहले से हमारे नेशनल सिंबल्स जितने भी हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं जितने भी, उनकी लिस्ट बना लीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाए गए संविधान में, कब उसको स्थान दिया गया और वो कैसा दिखता है, क्या नाम है उसका। तो बहुत साधारण प्रश्न होते हैं। भारत का परिचय बहुत अच्छे से यदि आप करते हैं, भारत का परिचय, भारत का भौगोलिक परिचय, भारत का ऐतिहासिक परिचय, भारत का सांस्कृतिक परिचय, भारत का आर्थिक परिचय, तो इंट्रोडक्शन, भारत को समझने की कोशिश करो, भारत को जानो। और केवल भारत को जान लिया तो उससे बहुत सारे, कम से कम 15-20 प्रश्न आ जाएंगे। भारत को जानने मात्र से 15 प्रश्न, 2-3 प्रश्न तो भौगोलिक परिचय से आ जाएंगे आराम से। भौगोलिक परिचय का मतलब ये है कि भारत का भूगोल क्या है, भारत की सीमाएं क्या है, कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से देशों से लगी हुई है, किस किस राज्य को छूती है, कितने किलोमीटर की सीमाएं हमारी हैं, कोस्टल एरिया हमारा कितना है, किस राज्य में कितना तटीय रेखा है, कितनी कोस्टल लाइन है, ठीक है ना। तो ये परिचय है भारत का, भौगोलिक परिचय। तो भारत को यदि आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो भारत की बाउंड्री को भी जानो, सीमाओं को जानो, लंबाई चौड़ाई देखो, संघ शासित प्रदेश कितने हैं, यूटीज कितने हैं, राज्य कितने हैं। तो ये भारत को जानने का तरीका है। अब इसको किसी को कठिन लगता है ये, तो मुझे लगता है कि फिर आप क्यों बनना चाहते हो, इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो। ये कठिन नहीं है, ये बहुत साधारण परिचय है, भौगोलिक परिचय। भूगोल है भारत का परिचय। हम बहुत डीप में बात नहीं कर रहे, भूगोल की बात कर रहे हैं। भारत का वन क्षेत्र कैसा है, भारत में फसलें कैसी होती है, ये सब परिचय है। ये कोई गहन ज्ञान नहीं है। भारत में मिट्टियां कैसी है, भारत में चट्टानें कौन कौन सी पड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं, भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, भारत के खनिज कौन कौन से हैं। तो परिचय है भारत का। अब इसको कई लोग सोचते हैं कि भूगोल है और बहुत ज्ञान है और इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। आप जिस देश में रहते हो उसका परिचय नहीं पता, आप किसी परिवार में रहते हो तो आपका बैंक बैलेंस नहीं पता, आपके परिवार के संस्कार नहीं पता, आपके पेरेंट्स और आपके पूर्वजों की कहानियां नहीं पता, आपके कुल देवी के नाम नहीं पता, तो फिर आप परिवार के सदस्य कैसे हो। तो आप भारत के नागरिक हो तो परिचय तो पता होना चाहिए ना, तो स्वाभाविक रूप से पता होना चाहिए। इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से प्राप्त कर लो, दूसरी बुक्स है बहुत सारी ज्योग्राफी की, उनसे प्राप्त कर लो। परिचय मान के पढ़ो उसको, ज्योग्राफी मान के पढ़ते हो। आप बोलते हैं आजकल हम ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं, आप सोचो कि नहीं, भारत का परिचय तैयार कर रहे हैं, भारत को जान रहे हैं। इसके बिना हम भारत को जान ही नहीं पाएंगे। मतलब ये हमारी ड्यूटी है, हम भारत को जान रहे हैं। और आजकल भारत को जानने के लिए हमने साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है और रिमोट सेंसिंग लिया है, ये लिया है, क्योंकि जानने का नया तरीका लिया है। तो उसमें आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट आ जाएंगे ज्योग्राफी में, और सैटेलाइट आ जाएंगे, रिमोट सेंसिंग आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा स्वरूप बदलना पड़ेगा। वो पॉलिटिक्स को जानते समय राजनीतिक संरचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं भारत की, तो बहुत आसान हो जाता है। सोचने मात्र से तरीका बदल जाता है। हम सोचते हैं हम पॉलिटी तैयार कर रहे हैं तो वो कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है आप पॉलिटी तैयार कर रहे हो मतलब बड़ा काम कर रहे हो। जब आपको लगता है कि ये साधारण सा काम है तो बिल्कुल साधारण हो जाता है। तो किसी काम की शुरुआत के समय आप क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बड़ी चीज नहीं पूछी गई है आपसे। परीक्षा में यदि कोई चीज पूछ ली है या इंटरव्यू में आपसे कोई सवाल कर लिया है तो कोई डीप में से नहीं आया, वो परिचय में से आया। आप सोचिए परिचय में से कितने प्रश्न आएंगे फिर। तो केवल इंट्रोडक्शन ही तो है इंडिया का। भारत को जानोगे कैसे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानो तो भारत एक खोज देखते हो आप, तो इतिहास वही इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ते हो और भारत का इतिहास देखते हैं। नहीं, उससे पहले भी भीमबेटका का भी हम लोग देखते हैं। तो ये भारत का ही तो परिचय है, और क्या है, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अब ये है कि अमेरिका वालों के लिए थोड़ा सा ठीक है, 200-250 साल की हिस्ट्री पढ़ी और पूरा अमेरिका का परिचय हो जाता है। वहां ज्यादा माथापच्ची नहीं है, क्योंकि सिविलाइजेशन थोड़ी सी बाद में डेवलप हुई, अभी ज्यादा पुराना नहीं है। हम लोगों का ये है कि सरदर्द ज्यादा है। अब संयुक्त परिवार होता है तो उनके यहाँ ज्यादा दिमाग खराब होता है लोगों का
क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो बहुत सारे को चाचा जी प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम, छोटे बच्चे प्रणाम कर करके थक जाते हैं। किस किस को करो, 40-50 लोग हैं जो उससे सीनियर हैं, सबको प्रणाम करो तब जा करके खाना खाओ, नहीं तो कोई भी उठाओ, ये तुम मुझसे तो मिलने ही नहीं आए, तुम कहाँ हो भैया। अब जो एकल न्यूक्लियर फैमिली होती है उनमें बढ़िया होता है, उसमें माता पिता होते हैं और कोई ज्यादा झंझट होता नहीं, एक आध दो कोई रिश्तेदार होते हैं, तो उनका जल्दी हो जाता था। अमेरिका ठीक वैसा ही है, अमेरिका में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है तो वो साइंस टेक पे इसीलिए ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, उनके यहाँ दूसरे झंझट है ही नहीं जाता ठीक है, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप है, वो फ्यूचर की बात ज्यादा करते हैं। तो हमारे राजनेता भी सब पुरानी बातें ज्यादा करते हैं, इसलिए शहरों के नाम बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका ये करेंगे, उसका वो करेंगे, क्योंकि आपके पास है कुछ बदलने के लिए, बहुत पुराने हैं। बीच में मध्यकाल में कुछ मुसलमान आए थे, उन्होंने अपने हिसाब से किया, आपको लगा कि हम ऋषि मुनियों के नाम पे और उस पे पुराने जमाने पे धार्मिक नामों पे कर दें, तो क्योंकि आपके पास गुंजाइश है, आपके पास हिस्ट्री, इसलिए आप ये कर रहे हो। लेकिन दुनिया भर में अर्थशास्त्र के हिसाब से तो पिछड़ रहे हो आप, आपके युवाओं के पास रोजगार नहीं है, और दुनिया में जब बात आएगी तो सब लोग, तो वो एक वो है शेर कि ना पूछता कोई आपकी उल्फत अल्लाह कितनी है, सब पूछते हैं आपकी तनख्वाह कितनी है, ठीक है ना। तो दुनिया में जब कभी बात उठेगी तो आपकी तनख्वाह पूछी जाएगी, देश की उल्फत अल्लाह नहीं पूछी जाएगी, यानी कि आप धार्मिक कितने हैं, आपने नगर के नाम कितने बदले, वाराणसी का क्या किया, प्रयागराज का क्या किया, ये सब नहीं पूछे जाने वाले हैं, तनख्वाह पूछी जाएगी कि आपके पास है क्या। चाइना से जब बात होगी, तो अमेरिका से जब बात होगी, यूरोपियन कंट्रीज से होगी, क्यों देते हैं तेल आपको, डॉलर है, जमा करके रखें, अपनी करेंसी के बारे में बताओ क्या हालचाल हो रहे हैं, विकास दर बताओ अपनी, जीडीपी का क्या हाल है, ये चीजें होंगी ना। तो उस पर तो फोकस ही नहीं है, फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास फालतू की चीजें बहुत है, फालतू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है ना, वो हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री में जीना सिखा रहे हैं लोगों को कि गौरवमयी हिस्ट्री है, उस पर गौरव करो, गौरव तो कर लेंगे भाई, लेकिन उससे पेट थोड़ी भरेगा, रोजगार थोड़ी मिलेगा, उससे ये वाले कपड़े जो मार्केट में मिलते हैं ये खरीद लेंगे क्या, मार्केट में जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं इनको खरीद सकते हैं क्या गौरव करने से। मार्केट तो व्यापार से चलेगा, मार्केट तो कंपनियां चलाएंगी, मार्केट तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चलेगा, वो तो मैन्युफैक्चरिंग से होगा, उसके लिए तो उद्योग डालने पड़ेंगे, उसके लिए तो नौकरियां देनी पड़ेंगी, लोगों के पास पैसा होगा तो वो खरीदेंगे। इसीलिए तो इसको डिमांड साइड की सरकार नहीं माना जाता, सप्लाई साइड की सरकार बोलते हैं कि सरकार सप्लाई साइड की। बजट आया ना, अभी मैं सेशन लूंगा आपका पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, एक आध वीक में मैं आपको उसका कराऊंगा, तो आप लोग देखोगे कि सारी नीतियां जो है वो सरकार की जो पॉलिसी है वो सप्लाई साइड से। कॉर्पोरेट का इनकम टैक्स जो है वो 18% से 15% हो गया, आप लोग देख रहे हो, कॉर्पोरेट का इनकम टैक्स घट गया, बाकी किसी की चर्चा नहीं है। तो जिन लोगों का सहूलियत देनी थी, सहूलियत का कहीं कुछ नहीं है, और विजन कर दिया 25 ईयर का कि हम 2047 में जो भारत के 100 वर्ष मनाएंगे तब कैसा भारत होगा और हम कैसा भारत आपको सौंपेंगे, उसका विजन सुन लो। तो उन्होंने एक तो ये मान लिया है कि 47 तक हम ही रहेंगे, तो वो अगली सरकार देखेगी ना, अगले 5 साल बाद 2024 में जो सरकार आएगी वो 24 से 29 का देखेगी, उसके बाद 30 से 34 वाला वो वाला अगली सरकार देखेगी। 47 तक का इन्होंने कर दिया, बोले हम जो कर रहे हैं वो 47 तक का कर रहे हैं, और 47 तक का सुन लो, अरे ये बजट जो है 22 से 23 वाला है, 1 साल की बात करो, बजट 1 साल का होता है, इस 1 साल में आप क्या करोगे ये बताओ, वो नहीं बता रहे, बोले 47 तक क्या होगा ये बताओ, ये बताएंगे। और उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं कर सकते, जो कोई अभी वही है कि अभी कोई 50 साल का है तो 75 साल का हो जाएगा, तब पूछे मोदी जी से, है ना, 25 साल वाला जब आप 50 साल के हो जाओगे तब पूछना उनसे कि कहाँ आप तो 25 साल बोल रहे थे। विजन 2020 का क्या हुआ, अब्दुल कलाम लाए थे, तो हम लोग बहुत एक्साइट थे सन 2000 में जब विजन 2020 पढ़ा जा रहा था, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, मैं क्लास में पढ़ाता था कि 2020 में भारत बदल जाएगा, तुम सोच नहीं सकते ऐसा हो जाएगा भारत। मैं क्लास में पढ़ाता था क्योंकि अब्दुल कलाम का नाम ही काफी था, और अब्दुल कलाम खुद 2020 का विजन 2020 लेके आए थे। 20 साल पहले मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता था, 2002 में 3 में हम जब यहाँ प्रशासन अकादमी में नौकरी कर रहे थे, वो ट्रेनिंग कर रहे थे,
तब यहाँ हमको बोला जाता था कि ये जो आपको सीहोर दिख रहा है, ये जो आपको इंदौर दिख रहा है, इंदौर और भोपाल एक हो जाएंगे, बीच में आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो 4 लेन बन रहा था तब निर्माण काम शुरू हुआ था, बोले ये 4 लेन अगर कंप्लीट हो गया तो रिलायंस दोनों जगह ढाबा लगाएगा, दोनों तरफ हर 1 किलोमीटर पे रिलायंस के ढाबे होंगे। रिलायंस उस ढाबा होगा तो उसमें पेट्रोल पंप होगा और उसमें ये होगा और उसमें ये होगा, और रुकने के समय वहां पे मार्केट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा और सारे मकान बिक चुके होंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर, मतलब हर 500 मीटर पर, 250 मीटर पर आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे। इंदौर और भोपाल एक हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप इंदौर जा रहे हो। अभी जाते हैं कैसा लगता है, टोल भी खाली पड़ा रहता है कई बार, ऐसी कोई लाइन वाइन नहीं लगती। दरअसल क्या होता है कि जब आप विजन देते हो ना कोई 25 साल पुराना, 20 साल पुराना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मैं तो अपनी क्लासेस को बता रहा हूँ कि हम खुद बताते थे क्योंकि एक्साइटेड थे। अब हमने बताना बंद कर दिया क्योंकि पिछले 20 साल में कुछ हुआ नहीं, तो अब बताना बंद कर दिया कि अब 47 में इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। कुछ नहीं होना जाना है, क्योंकि आप रियल में वर्क नहीं कर रहे। रियल में वर्क करोगे, आपके घर के अगर 6 लोग हैं, 6 लोग काम पे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कमा के भी लाते हैं, थोड़ी थोड़ी बचत भी होती है। इस साल मकान खरीद लिया, अगले साल गाड़ी खरीद ली, तो 10-20 साल में कुछ दिखता है, उनका भविष्य दिखता है। लेकिन जब 3 लोग तो फालतू बैठे रहते हैं, 3 कमा के लाते हैं, उनका पोषण में चला जाता है और बाकी प्रोग्रेस कहीं कुछ दिखती नहीं। मकान बिकने की बात चल रही है, सब चीजें सरकारी संपत्तियां हम लोग बेच रहे हैं और उससे काम चला रहे हैं। पैसा तो आ नहीं रहा रेवेन्यू, बल्कि बेच बेच के काम चला रहे हैं। प्रोग्रेस कहां से हो जाएगी? साफ साफ दिखता है। किसी भी परिवार का भविष्य आप देख सकते हैं। 6 के 6 लोग काम पे लग गए, पैसा लाने लगे। पिताजी ने कहा बोले इन दिनों में हम मकान खरीदने की सोच रहे हैं, अगले साल खेत खरीदने की सोच रहे हैं। फिर सोचा एक बच्चे के लिए दुकान खरीद लें, फिर आया कि एक गाड़ी खरीद ली हमने, फिर लगा एक मकान और बिक रहा था, सस्ता बिक रहा था, इन्होंने ले लिया है। ये इस टाइप से प्रोग्रेस की खबरें आती है और वो फिर होता हुआ दिखता भी है। काम करता है आदमी तो काम होता हुआ दिखता है। और फिर एक था कि पिताजी की नौकरी थी, उससे पेंशन से काम चल रहा था, पिताजी चले जाएंगे तो माँ तो पहले ही चली गई है, पेंशन किसको मिलेगी? तो पिताजी की अच्छा ख्याल रखते हैं ताकि पिताजी जिंदा रहें, उसी से काम चल रहा है। उन्हीं का इलाज कराते हैं, हल्की सी खांसी होती है, अरे पिताजी आपको क्या हुआ? क्योंकि पेंशन से काम चल रहा है, वैसा काम है। तो भारत की स्थिति जो है बड़ी दयनीय स्थिति है। फिर फार्मास्यूटिकल वाली चीजें अगर आप एपीआई वाला देखो तो चाइना भी बहुत सारा सप्लाई चेन में गड़बड़ करके बैठे। टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर 100 रुपए का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो 98 का आप इंपोर्ट करते हो, 2 रुपए का एक्सपोर्ट करते हो। देखा जाता है बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बड़ा अंतर है। और जिस सप्लाई चेन को तोड़ने की बात आप कर रहे थे या कह रहे थे कमर तोड़ देंगे चाइना की, ये कर देंगे, हम उसके बिना चल ही नहीं सकते। हमारा फार्मास्यूटिकल पूरा बैठ जाएगा नीचे, हमारी कार कंपनियां पूरी बैठ जाएंगी चिप के कारण, जो हालत खराब हो गई ताइवान और वो उसके वजह से। हम सब आयात पे निर्भर करते हैं, हमारा खुद का कुछ नहीं है। उद्योगों की हालत बहुत खराब है, मैन्युफैक्चरिंग में हम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते। जितनी रॉ मटेरियल है वो सारी की सारी चाइना देता है। आप चाइना का बहिष्कार ही नहीं कर सकते। केवल टिकटॉक का बहिष्कार कर दिया, आपको लगा चाइना रोने लग जाएगा। कुछ नहीं हुआ, उसने गांव बना लिए, पुल बना लिए यहाँ पे, आप बोल भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि वो बंद कर देगा। अभी मार्केट में बहुत सारी दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, मिलती नहीं आपको, आपको बदलनी पड़ेगी। क्योंकि वो दवाइयां बंद इसलिए हो गई क्योंकि एपीआई की प्रॉब्लम हो गई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। और वो एपीआई जो है वो वहीं से आता है, चाइना से। तो आपका फार्मास्यूटिकल जिस पे आपको नाज है, जिस पे आप घमंड करते हैं, जिस वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं कि हमारी इंडिजिनस है, उसका मटेरियल हमारा चाइना से आता है। वैक्सीन का सारा मटेरियल चाइना से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, सबका। 20-30 साल तक सारे धंधे बंद करके, सारी फालतू बातें बंद करके, मंदिर मस्जिद धर्म कर्म सब बंद करके 20-30 साल तक रात दिन यदि आप बिजनेस की बात करेंगे, कंपनियां बनाने की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, युवाओं को रोजगार की बात करेंगे, तब जाकर के कहीं हम पिक्चर में आ सकते हैं 20-30 साल बाद। अदरवाइज तो कहीं कोई है ही नहीं, हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो बहुत निराशाजनक स्थिति है, फालतू की चीजों में हम लोग लगे हुए हैं।
ये कर दिया, नाम बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ पैसा कौड़ी कुछ लगता नहीं, मेहनत कुछ लगती नहीं है, काम कुछ करके दिखाना नहीं पड़ता, नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उद्योग स्थापित नहीं करने पड़ते, अकल की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस नाम बदल दिया तो बहुत आसान हो जाता है बेवकूफ बनाना। तो दोनों लोग बेवकूफ बन रहे हैं, बनाने वाले भी देखा जाए तो भरमा रहे हैं और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्र के लोगों को बेवकूफ बनाना, उनको भरमाना और उनको नकली चीजों में बना के रखना जो राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकती, ये राष्ट्रभक्ति थोड़ी हो सकती। किसी आदमी की बीमारी है, आप इलाज न कराओ, उसकी बीमारी छुपाओ, ना उसका टेस्ट लगाओ, ना डॉक्टर के पास ले जाओ और उसको बार बार उसको कहते रहो कि आप बहुत अच्छे हो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो ये उस आदमी का भला कर रहा है क्या? उसको भला करने वाला बोलोगे कि उसको ऐसा बोलोगे कि ये आदमी जो है बड़ा हितैषी आदमी है, इसका वेलविशर है? बल्कि वो व्यक्ति है कि आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन ऑपरेशन होगा आपका आज आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आपको दवाई तो खानी पड़ेगी, कड़वी है लेकिन खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने लिखी है। आज आपको कष्ट होगा लेकिन डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। आप घर पे आराम करना चाहते हो लेकिन काम करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें जो करता है वो हितैषी होता है, उसको कहते हैं हितैषी। हितैषी उसको थोड़ी कहते हैं जो बेवकूफ बनाता रहता है, उसको बीमारी, फिर एक दिन वो जल्दी मर जाता है, वो तो दुश्मन है उसका। तो ये सब राष्ट्र के दुश्मन है जो बेवकूफ बनाते हैं दूसरी चीजों, दूसरे फालतू के मुद्दों में भड़काते हैं। असली काम नहीं है, असली काम है युवाओं का, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आया हुआ है, इतने सारे युवा हमारे पास हैं, इनकी प्रतिभा का राष्ट्र के निर्माण में उपयोग कर लेना, राष्ट्र के निर्माण में उपयोग कर लेना। आपने देखा होगा कई तेज आदमी होते हैं तो वो अपने प्रभाव से किसी की कहीं नौकरी लगवा देते हैं, फोन करके नौकरी लगवा देते हैं। कोई फालतू लड़का होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, ड्राइविंग अच्छी कर लेता है, तो उसको एक गाड़ी दिलवा देते हैं, कहते हैं तू ट्रेवल्स का काम क्या कर और ये तेरी गाड़ी रहेगी, 4-5 गाड़ी और मैं अटैच करवा देता हूँ। तो जो तेज आदमी होता है परिवार में, वो बहुत सारे लोगों को लाइन पे लगा देता है, मेरी भोपाल में पहचान है, मैं तुमको वहां नौकरी दिला दूंगा, इसमें ये करा दूंगा, उसमें ये करा दूंगा, ये खेत ले लिया हमने, वहां तुम ये कर लो, उधर एक हमारे दोस्त का पेट्रोल पंप है, उसमें तुम ये संभाल लिया करो। ऐसे करके घर के सभी लोगों को लगा देता है। और यदि वो चुनाव लड़ रहा हो तो सबको कहता है मेरा प्रचार करो। तो फिर उसमें उनका उद्धार होना है क्या? कुछ किसी का उद्धार नहीं होना। तो चुनाव प्रचार करने से कोई उद्धार थोड़ी होता है किसी का, और ना ही उसको आप कोई रोजगार दे पाते हो परमानेंट। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है, ये राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्र के दुश्मन है। जब हम निर्माण में नहीं लगते, काम में नहीं लगते, काम में लगना पड़ता है, उसी से रिजल्ट आते हैं। तो आपको उसी परिचय में से ये चीजें निकालनी पड़ेगी। राष्ट्र का अगर सच्चा परिचय होगा, झूठा परिचय भी होता है, दंभ करते रहते हैं हम। हिस्ट्री में जो हुआ है ठीक है, हुआ है, अच्छी बात है कि आपने बहुत कुछ किया है, आपके यहाँ त्यागी, तपस्वी, संत, महात्मा एक से एक सब कुछ हुए हैं। लेकिन आज जो डिमांड है, जो नया युग है, नया जो जमाना है, उसमें जो काम करना है, उसमें तो आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा, प्रतियोगिता में आना पड़ेगा ना। दुनिया आपके सामान को क्यों खरीदे? आपको क्वालिटी बनानी पड़ेगी। क्वालिटी आपके मटेरियल में होगी, अपने आप बिकेगा। हम चाहते हैं हमारा सामान बिक जाए, दूसरे का ना बिके, लेकिन हमारे सामान में क्वालिटी होगी तो प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है मार्केट में टिकना। तो मार्केट में टिकने के लिए भारत को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक परिचय लिखिए, अच्छे से लिखिए, याद करिए भारत की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है, दुनिया भर के देश आगे कैसे बढ़े। डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम उपयोग नहीं करेंगे। जितने भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत की स्थिति ये है कि हम अमीर होने से पहले बूढ़े होने जा रहे हैं। जबकि दुनिया के इतिहास में जो भी देश बूढ़ा हुआ है पहले अमीर हुआ है, उसके बाद फिर बूढ़ा हुआ है। दुनिया के सारे देशों की एक जैसी स्टोरी है, चाहे यूरोप हो, जापान हो, सबसे पहले वो अमीर हुआ है, पुरुषार्थ से काम करके, मेहनत करके वो पहले अमीर बना है, बाद में वो बूढ़ा बना है। भारत के साथ उल्टा होने जा रहा है, हम अमीर होंगे नहीं, पहले बूढ़े हो जाएंगे। क्योंकि हमारी औसत आयु जो है वो, अगर आप यंग एज वाली जो देखेंगे, 2013 में सबसे ज्यादा यंग थे हमारे पास, सबसे ज्यादा युवा 2013 में थे, 2011 में। अब हमारी युवाओं की संख्या कम होती जा रही है, धीरे धीरे बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। ज्यादा 2045 तक, 2042 तक हमारे पास युवा रहेंगे,
उसके बाद भारत में जिम्मेदारियों की संख्या बढ़ जाएगी। बूढ़े लोग, इलाज कराना, पेंशन, वो जिम्मेदारी है एक तरह से। इसलिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखोगे आप तो वहां निगेटिव जो इंटरेस्ट मिलता है, निगेटिव इंटरेस्ट का मतलब है आपको पैसा जमा कराना पड़ता है, क्योंकि रिटायरमेंट वाले और बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा है। जापान में भी बुजुर्ग बहुत ज्यादा है, तो बैंक में हर कोई पैसा रखना चाहता है, बचत बहुत है। सब रईस हो गए, रईस होकर के बूढ़े हुए, रईस होकर के जब कोई देश बूढ़ा होता है तो उसकी बैंकों में पैसा रखने के लिए उल्टा उनको पैसा देना पड़ता है कि हमारा 60 लाख रख लो, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे हर साल, हमारा 60 लाख जमा करके रखो, घर पे रखेंगे तो दिक्कत आएगी, आपके पास रखो, 5 लाख आपको दे देंगे, 2 लाख दे देंगे। उल्टा बैंक को पैसा दिया जाता है। उस पैसे को फिर वो लोग विकास कार्य में लगाते हैं, सरकारों को उधार देते हैं, तो वो बहुत रिच कंट्री होता है। हमेशा कभी कर पाएंगे क्या हम करोड़पति युवाओं को करोड़पति बना देंगे? जब वो बुजुर्ग होंगे तब सब करोड़पति बन के रिटायर होंगे, तो बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए बेरोजगारी के साथ में यदि रिटायर होता है आदमी या कम पैसे के साथ रिटायर होता है तो राष्ट्र पे बोझ बना रहता है। यानी उसको पेंशन देनी है, कैसे भी करके सामाजिक सुरक्षा उसकी देखनी है, लास्ट में उसका इलाज कराना है, उसको वैक्सीन देनी है, वो खरीद नहीं पाता। तो हर चीज के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, राज्य को पैसा लगाना पड़ता है। तो ये तो जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। राष्ट्र को उस आदमी से कोई फायदा नहीं है, बल्कि राष्ट्र को एक देखा जाए तो स्टेट को पैसा लगाना है, उल्टा उस आदमी पे पैसा लगाना, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया, अब वो कुछ करने लायक नहीं है और उसके पास बचत भी नहीं है। तो बिना बचत के, बिना रईस हुए यदि आदमी बूढ़ा हो जाए तो जिम्मेदारी बन जाता है। तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डिजास्टर बन सकता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हम जिस गति से जिस तरफ जा रहे हैं, और इस समय में जब युवा हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो सबसे बुद्धिमान नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनका उपयोग कर सके और राष्ट्र को उन्नत बना सके और उस आदमी को भी समृद्ध बना सके, ताकि जब वो रिटायरमेंट के एज में जाए तो उसके पास बहुत पैसा और राष्ट्र अमीर हो जाए और हम लोग पूंजीपति देशों में आ जाएं। लेकिन यदि आप पूंजीपति देशों में नहीं, दरअसल मैंने आपको बताया था कि भारत बड़े डायलेमा में जी रहा है। एक तरफ जिन आदर्शों की हम बात कर रहे हैं वो ब्राह्मणोचित जीवन सिखाते हैं, उसमें आप ऐसे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीजें नहीं पहन सकते और ब्रांडेड चीजों को मार्केट से खरीद नहीं सकते, गैजेट्स आपके बहुत महंगे नहीं हो सकते, क्योंकि वो ब्राह्मणोचित जीवन में बड़ा आदर्श जीवन होता है कि आप कम में एक धोती में कुर्ते में काम चला लेंगे, साधारण खाना खा लेंगे, मार्केट वगैरह से आपका मोह नहीं रहेगा, बाहर खाना आप पसंद नहीं करते, सादगी और स्वच्छता से साधारण ढंग से रहेंगे, छोटे आपके मकान होंगे, जो बहुत ज्यादा सुख उपभोग की जो सामग्री होती है, लग्जरी चीजें होती है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो जिस अध्यात्म की बात हम लोग करते हैं, जिस धर्म की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम नगरों के नामकरण कर रहे हैं, वो चीजें आपको अध्यात्म की तरफ ले जाती हैं, त्याग की प्रवृत्ति की तरफ ले जाती हैं। जबकि दुनिया जो है वो भोगवादी है। अभी के जो युवा हैं वो भोगवादी बन गए हैं, कंज्यूमरिज्म हावी है, मार्केट में तरह तरह के ब्रांड है, उनसे वो ललचा रहे हैं, तभी तो करप्शन है ना। तो हमारे पास दुविधा है, हम जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, या सरकारें जो कोशिश कर रही है, वो संस्कृति त्याग वाली संस्कृति है और बिल्कुल अलग संस्कृति है। ठीक है, प्रधानमंत्री के खुद के जो कपड़े हैं और उनके जो खर्चे हैं वो कितने, वो कोई संदेश नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री वाला संदेश होता है, फिर लंगोटी वाला गांधी का संदेश है उसके साथ, कि जब तक मेरे देश का औसत आदमी कपड़े नहीं पहन लेता मैं भी लंगोटी ही धारण करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री बोलते जब तक सब लोग भोजन नहीं कर लेते मैं भी एक समय भोजन करूंगा, क्योंकि सब लोगों के पास 2 समय खाने का नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री उस स्तर के थे जो भोगवाद से हटा करके उनको त्याग की प्रवृत्ति की ओर ले जा रहे थे। अभी जो है प्रधानमंत्री भी अपने खुद से क्या मैसेज देना चाहते हैं, लग्जूरियस लाइफ है, इसका मतलब आप भी लग्जूरियस रहो और कोई कमी नहीं है। तो फिर जब आप इस तरह के कंज्यूमरिज्म की तरफ प्रवृत्त करोगे, लोगों को भोगवाद की तरफ करोगे, तो फिर उसके लिए तो पैसा चाहिए। तभी मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए और सरकार को डिमांड साइड का होना पड़ेगा ताकि लोग खरीद सकें। तभी तो मार्केट में कुछ चीजें बिकेंगी, तो अमीरों को भी तो तभी फायदा होगा ना। मार्केट में चीजें बिकेंगी नहीं तो अमीर उत्पादन करके भी किसे बेच देगा, अगर लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो लोगों के पास खरीदने के पैसे तभी आएंगे जब उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
तो ये चीज मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी। ये बजट इस टाइप का नहीं है, पर बजट उस टाइप का नहीं है। बजट सप्लाई साइड का है, अमीरों का बजट है, अमीरों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, महिलाओं के उस तरह से नहीं है, किसानों के लिए भी नहीं है। और रोजगार मिलता हुआ कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि नए कोई, बल्कि पीएसयू बेचने की बात है, देखा जाए तो विनिवेश की बात है, डिसइन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे उसके, तो डिसइन्वेस्टमेंट तो वही है ना। देखिए कभी भी कोई भी, मैंने आपको पहले भी बात की थी कि रोजगार जो है कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा, प्राइवेट सेक्टर आपको कभी रोजगार नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट कटिंग करता है और आपका कम से कम में काम चलाना चाहता है। ओला वाले ने कहा मैं स्कूटर बनाऊंगा, इतने सारे लाखों स्कूटर बनाऊंगा, तो पर मैं 2000 रोबोट लगाऊंगा, तो रोबोट लगा करके स्कूटर बना लेगा। लोगों को नौकरी देकर के स्कूटर नहीं बनाना चाहेगा। ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का यूज करेगा, 3D प्रिंटिंग का यूज करेगा। वो नहीं चाहेगा कि लोग हों और मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़े, मैं उनको पेंशन दूं, उनमें से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इलाज कराऊं, उसको इंश्योरेंस दूं। तो मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी को इंश्योरेंस दूं, सैलरी दूं, पेंशन दूं। मैं चाहता हूं कि मशीनें अपना काम करें। मैं चौकीदार नहीं बिठाना चाहूंगा, मैं सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहूंगा। मैं सीसीटीवी कैमरे लगा दूंगा और उससे मेरा काम हो जाएगा। तो कम से कम 1000 सीसीटीवी कैमरे लग गए तो चौकीदार कितने घट गए? बहुत सारे चौकीदारों की संख्या घट गई, 200-300 चौकीदार तो कम हो ही गए कम से कम। ठीक है, तो 300 लोगों को रोजगार मिल सकता था, वो सीसीटीवी कैमरे ने ले ली जगह। जहाँ मैन्युअल वर्क होता है वहां पर आपने रोबोट लगा दिए, ऑटोमेशन कर दिया। तो क्या ये बुरा है? बुरा तो नहीं है, ये डेवलपमेंट। अब ये है कि तो युवा जो पढ़ लिख करके निकल रहा है, अलग अलग स्किल वाला जो युवा है, अलग अलग योग्यता वाला युवा है, उसको रोजगार देने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ मुनाफा देखता है और वो उस मुनाफे से अपना काम करता है। उसके लिए वो ऑटोमेशन करेगा, उसके लिए वो इंडस्ट्री 4.0 यूज करेगा और कैसे भी करके अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ले जाएगा। युवा कितने बेरोजगार है ये उसकी चिंता है ही नहीं, ये चिंता होनी चाहिए सरकार की। इसलिए सरकार को प्राइवेटाइज करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट पीएसयूज बढ़ाने चाहिए। और गवर्नमेंट ने तो, प्रधानमंत्री ने तो साफ बोल दिया कि बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। हमारा तो काम ही नहीं है बिजनेस करना, बिजनेस करने वाला प्राइवेट कर लोगों का काम है। प्राइवेट लोगों के भरोसे आप छोड़ दोगे तो रोजगार थोड़ी मिल पाएंगे। नेहरू ने भी प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया होता, इंदिरा गांधी ने प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया होता। यहाँ भोपाल में BHEL में कम से कम 10-15 हजार लोग कर्मचारी होंगे, बल्कि ज्यादा ही होंगे। हर तीसरा आदमी किसी न किसी तरह से BHEL से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो अगर BHEL अगर गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं होता तो फिर किसी एक जाति विशेष का होता, तो उसी जाति के लोग जो है उस नौकरी में होते। मैं 4-5 फैक्ट्रियों को जानता हूं जिसमें एक ही जाति के लोग पूरी फैक्ट्री में, मैनेजर से लेकर सुपरवाइजर सब एक ही जाति के। लेबर में जो थोड़े से सब तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर का मैनेजमेंट देखने वाले जो कम से कम 2000 लोग हैं, उनमें सब एक ही जाति के, एक ही सरनेम के। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो डाइवर्सिटी का क्या होगा? सब लोगों के रोजगार का क्या होगा? तो ये बहुत खतरनाक चीज है। अग्रवाल की फैक्ट्री है तो सारे अग्रवाल होंगे, माहेश्वरी की फैक्ट्री सारे माहेश्वरी होंगे। यहाँ तक कि उसमें जो जैन है उसकी भी गुंजाइश नहीं है, सवर्ण में भी, बनिया में भी जो दूसरा बनिया है उसकी गुंजाइश नहीं है। तो ब्राह्मण का तो वहां कुछ है नहीं। तो ये बड़ी दुर्गति है, तो इसको सोचना पड़ेगा आपको। और गवर्नमेंट ने तो तय कर दिया कि हम तो यही करेंगे, हम तो हैं ही सरकारी इसी टाइप के हैं, और इसमें कोई दूसरा कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। और आखिर ये जो उद्योगपति ये भी तो इसी देश के हैं, ये कहीं बाहर से थोड़ी आए, आपने तो तय कर दिया। तो भाई 1% लोगों के पास सारी संपत्ति चली जाएगी, तो फिर आप बैठे रहिए, तो आप पढ़िए किताबें, ठीक है। तो फिर जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका क्या होगा? तो वो चीज जो है वो आपको बजट में खोजनी है कि वहां आम आदमी के लिए क्या क्या हो रहा है, फ्यूचर के इंडिया के लिए क्या क्या हो रहा है। कई लोग बोलते हैं नहीं ये सब होगा तो अपने आप ट्रिकल डाउन हो जाए। अरे ट्रिकल डाउन को खत्म हुए 50 साल हो गए, ट्रिकल डाउन काम ही नहीं कर रहा है। अमेरिका परेशान है इनइक्वालिटी से,
आर्थिक असमानता से अब अमेरिका परेशान है। अमेरिका एक समय में उसकी वकालत करता था, अब वहां पर ढेरों लोग उठ खड़े हुए हैं जो अब पूंजीवाद का एक तरह से विरोध करते हैं, बोलते हैं ये तो इनइक्वालिटी है। इन बिग टेक को देखो, अब वो मामा कंपनीज बन गए हैं, उनको आजकल मामा कहा जा रहा है ना। तो जैसे मेटा बन गया है वो फेसबुक, तो मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, है ना, एप्पल हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और अल्फाबेट हो गया, इसको मामा कंपनी कहा गया, MAA में। तो ये जो है ये बिग टेक हैं, बड़ी कंपनियां हैं, और इनके पास इतना पैसा है कि दूसरे लोग, वहां की टोटल अमेरिका की इकोनॉमी का GDP का 9% से ज्यादा केवल इन्हीं के पास है। तो कितनी बड़ी असमानता है। तो जबरदस्त असमानता अमेरिका में आई है और वो परेशान है। आम आदमी अब उसके खिलाफ आवाज उठाने लगा कि आखिर ये इतना प्रिविलेज एंजॉय कैसे कर सकते हैं, इतना विशेषाधिकार इन लोगों को कैसे। एंटी ट्रस्ट लॉ, लीना खान, पढ़िएगा लीना खान का, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में लीना खान है जो एंटी ट्रस्ट देखती हैं, यंग लेडी है, और हमारे यहाँ के कंपटीशन लॉ की तरह। तो भारत में कंपटीशन लॉ का क्या हुआ, कंपटीशन कमीशन क्या कर रहा है, जियो को आगे बढ़ाने के लिए उसको फ्री करने दिया, ट्राई ने भी कुछ नहीं किया, उसने कुछ समय तक फ्री रखा, जियो ने BSNL को खत्म किया, बहुत सारी कंपनियां बाहर छोड़ के चली गई, खत्म ही हो गई कंपनी। तो ये कंपटीशन की भावना के हिसाब से हुआ क्या? नहीं, एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र ने एक तरह से सहयोग किया। तो वो जो अगर अमेरिका में होता उस तरह से तो एंटी ट्रस्ट वाली लीना खान और ये सब कोर्ट में चपेट में ले लेती, लेकिन भारत में कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो कंपटीशन कमीशन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था वो दम तोड़ रहा है, ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT दम तोड़ रहा है। तो वो सारी संस्थाएं, और जब IAS अधिकारियों ने ये सब बंद कर दिया कि नहीं नहीं हम इतनी आसानी से क्लियरेंस नहीं देंगे और इतनी जल्दी जल्दी पर्यावरण का विनाश नहीं होने देंगे, नदियों को खराब नहीं होने देंगे, वो जंगलों को नहीं कटने देंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो उन्होंने लेटरल एंट्री कर दी और IAS सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी पे भर्ती कर लिए, 30-35 कितने किए अभी। अब वो अनुमति देंगे, अनुमति देने के लिए उन्होंने अलग से IAS बना दिए, क्योंकि IAS ही कोई दे सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा लेटरल एंट्री से बिना इसके, क्योंकि ये तो देते नहीं है, अब तुमको हम नॉमिनेट करते हैं, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, तो IAS नॉमिनेट होने लगे एक तरह से, और नॉमिनेट हो गए एक तरह का। अब वो लोग फाइलों पे सिग्नेचर करते हैं, जहां जो फाइल अटकाने वाला अधिकारी बैठा है उसको हटा के उन 35-40 में से उनको ट्रांसफर करके वहां भेजा जाएगा, वो तुरंत फाइल करेंगे। तो काटो जंगल, नदियों को खराब करो, बनाओ प्राइवेट सेक्टर को और अमीर। प्राइवेट सेक्टर नौकरी देना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को नौकरी देने से नुकसान है, जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर अगर हजारों लोगों को नौकरी दे देगा तो सरदर्दी बढ़ जाएगी, सैलरी देनी पड़ेगी, समय समय पे अलाउंसेस देना पड़ेंगे, कभी भी हड़ताल का सामना करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर नौकरी देगा तो ये तो भलाई का काम है, नौकरी देना भलाई का काम है। और भलाई वो क्यों करने लगा? वो CSR करता है, NGOs को देता है, और सेक्शन 8 में, कंपनी एक्ट में जो है वो जो ऐसी कंपनियां होती हैं उनको वो सपोर्ट करता है। तो CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी कि मैं कुछ NGO को दे दूंगा, ऐसा रेम्यूनरेशन दे देंगे, ऐसा कुछ कंपनसेशन दे देंगे, या इस प्रकार से उसमें ATG का लाभ भी मिल जाता, उसको टैक्स में छूट भी मिल जाती। तो वो तो ये सब काम करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। तो भलाई के काम से कोई लेना देना नहीं है प्राइवेट सेक्टर को। वो भलाई का काम क्यों करने लगा? उसको क्यों नौकरियां देनी है? मैंने अभी बताया, वो ऑटोमेशन से रोबोट लगा करके जैसे तैसे अपना काम चला लेगा। आपको खुद को कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन चलाना हो तो आप कर्मचारी रख करके सरदर्दी चाहते हो क्या? आप यही चाहोगे ना CCTV कैमरे लगा दें, मशीन हो जाए, एक आध रोबोट हो, एक आध मशीन हो, ये हो जाए वो हो जाए, और मुझे पैसा लाखों में मेरी इनकम चलती रहे। क्योंकि आदमी जब आएंगे तो वहां पर इंटरफेयर बढ़ेगा, वहां पर लोग आएंगे, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, सुविधाएं एमिनिटीज देनी पड़ेंगी, हो सकता है स्कूल बनाना पड़े, उनके लिए कॉलोनी बनानी पड़े। कई सारी प्राइवेट कंपनियों ने पहले कॉलोनी बनाई थी, लेकिन आज के जमाने में अब कंपनियां इन सबसे बचना चाहती हैं, और गवर्नमेंट यदि बेच करके और डिसइन्वेस्टमेंट करके इन सब चीजों से अगर पल्ला झाड़ती रहेगी
तो प्राइवेट सेक्टर से तो कोई उम्मीद है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको बजट वाले हिस्से में जो चीज, अब ये कई लोगों को लग सकता है कि ये आपका एक तरफा चीज है, तो आप दूसरा बता दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो जो टाइगर है वो बकरी को उधर ले जा रहा है, वो उससे प्यार से बातें करेगा बैठ के ठीक है, तो आप तो मतलब एक तरह से उसको चाबी दे रहे हो ना, जिसमें बकरियां बंद है, मुर्गी के दड़बे की चाबी दे रहे हो। तो वो फिर उसका क्या हश्र होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हो। वो हिंसक है, प्राइवेट सेक्टर हिंसक है। वो उस पे काम करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे काम करता है। वहां जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, वो सिद्धांत पे काम करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस पे काम करता है। मत्स्य न्याय है वहां पे। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर घाटा खा करके भी सपोर्ट करता है। तो कई लोग बोलते हैं हम सब टैक्स इसलिए देते हैं क्या? तो आप जो टैक्स दे रहे हो तो फिर आपका प्रोडक्ट भी तो बिक रहा है ना, क्योंकि उससे जिस व्यक्ति को सैलरी मिल रही है वो मार्केट में जाके प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो प्रोडक्ट तो आप ही ने बनाया है, तो आपका प्रोडक्ट बिका तो प्रॉफिट आपको हुआ, उसी में से तो टैक्स दिया आपने। तो उस टैक्स में से उससे काम लिया जा रहा है, उसको रोजगार दिया है। अब उसको जब सैलरी मिलती है तो फिर आपका प्रोडक्ट खरीदता है मार्केट में जाके। तो प्राइवेट सेक्टर को भी तो फायदा तभी है जब नौकरियां ज्यादा से ज्यादा लगे, क्योंकि डिमांड साइड मजबूत होगी, और डिमांड मजबूत होगी तो आप सप्लाई कर पाओगे। डिमांड ही नहीं रहेगी तो आप सप्लाई क्या करोगे? प्राइस भी तो तभी बढ़ा पाओगे जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। एक साथ बहुत सारे लोग मार्केट में फ्रीज करने खरीदने पहुंच जाएंगे, एक साथ किसी कार को खरीदने पहुंच जाएंगे, तो कार कंपनी को फायदा नहीं होगा? फायदा होगा। तो वो चीज तो वो साइकिल तो उसी से चलना है। लेकिन लोगों ने कंफ्यूजन तैयार कर दिया कि ये जो है ये मॉडल खराब है। अब जो देश पहले से इस मॉडल में थे वहां जनसंख्या कम है, इसलिए उनके यहाँ सक्सेस है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, हमारे यहाँ ये वाला सक्सेस नहीं है। कई देशों का फिजिकल स्ट्रक्चर, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहां पर वो चल जाती है वो चीजें। वो मॉडल आप हमारे यहाँ पे लागू नहीं कर सकते, इसलिए जो शहरों में रह रहे हैं वो वाला मॉडल गाँव में लागू नहीं होता, गाँव का मॉडल शहर में लागू नहीं होता। आप कहोगे हम तो बकरी भी बांधेंगे, गाय भी रखेंगे, जबकि आप फ्लैट में रहते हो, तो कैसे रख सकते हो? नहीं कर सकते। जो मॉडल जहां होता है वो वहीं काम करता है। तो जिन देशों की हम कॉपी करना चाहते हैं वो अमीर देश हैं और उनकी जनसंख्या बहुत कम है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारियां बहुत कम है। ऑलरेडी अमीर पहले से हो चुके हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं कर रहा, उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आपके एजुकेशन की क्या, आप लोग सब ग्रेजुएट होकर के आए हो, अब हमसे पढ़ते हो यहाँ, तो कैसा महसूस होता है? लगता है आपने पढ़ाई की पहले क्या कर रहे थे फिर? तो मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम की खराबी है ना। उसने कुछ समझाया नहीं, पहले के टीचर्स ने कुछ समझाया नहीं, कॉलेज के टीचर्स कुछ नहीं बताते, स्कूल के टीचर्स कुछ बताते ही नहीं है। क्यों नहीं बता पाते? ये जो चीजें हम सब बता रहे हैं तो बहुत साधारण बातें हैं, इस टाइप से वो बात क्यों नहीं कर पाते? गहन विश्लेषण क्यों नहीं कर पाते? अखबार क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते ही नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत घटिया है हमारा। हेल्थ सिस्टम आपने अभी कोरोना में देख ही लिया, मशीनें चल ही नहीं रही थी। हाँ, ऑक्सीजन वाली मशीनें कहाँ चल रही थी? जहाँ ऑक्सीजन थी वहां पर वो उस टाइप का जो है वो मशीन चालू करना ही भूल गया कई जगह, उसको पता ही नहीं, उसके नट ही काम, वो ही नहीं काम कर रहे, स्क्रू ही काम नहीं कर रहे, रेगुलेटर ही काम नहीं कर रहे थे सिलेंडर की। बहुत घटिया स्थिति थी। साधारण जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज होती हैं प्राइमरी लेवल की, वो भी हम लोग नहीं दे पाए कई सारी। अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए, बहुत बुरे हालात रहे। और आपने देखा गंगा में कैसे लाशें दिखती रही और क्या क्या हुआ, कितने घटिया, पूरे भारत ने देखा, दुनिया ने देखा। तो सारे फेल्यूर, सारे सिस्टम कोलैप्स है। अगर कोई आपात आ जाए, बिल्कुल इमरजेंसी कुछ आ जाए, तो हमारे सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे, हम किसी काम के नहीं है। शिक्षा केवल कहने को हमारे 20 क्वेश्चन वाले सारे लोग हैं, अधिकांश लोग 20 क्वेश्चन वाले सारे, और कॉपी पेस्ट टाइप की शिक्षा है। पीएचडी भी सारी कॉपी पेस्ट है, यहाँ तक कि न्यायालय कॉपी पेस्ट है, न्यायालय के डिसीजन सारे कॉपी पेस्ट हैं।
जिस जुडिशरी को बहुत हम ईमानदार और ऐसा मानते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो सारे अपने निर्णय को कॉपी पेस्ट करते हैं, डिसीजन नहीं लिख सकते वो अपना। तो जब आप पढ़ोगे, आगे आओगे तो समझ में आएगा कि कितना खोखला देश है ज्ञान के मामले में। बस कुछ गिने चुने लोग होते हैं, वो सबको पछाड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो अमेरिका उनको हायर कर लेता। अमेरिका का यही है कि दुनिया में कहीं टैलेंट मिले, उसको उसके मुंह मांगे दामों पे जो मांगता हो, टैलेंट की कदर करो और उसको अपने यहाँ बुला लो और उसको यहाँ की नागरिकता दे दो, उसको अमेरिका का नागरिक बना लो। अमेरिका इसलिए तो समृद्ध है कि वो अपना नागरिक बना लेता है, उसको सारी सुविधाएं देता है और उसको कहता है कि तुम इंडियन हो ही नहीं, अब तुम अमेरिकन हो। जहां ही टैलेंट मिलता है दुनिया में, जहां पर भी टैलेंट दिखता है उसको अमेरिकन बना लेता है। वो बोलता है ये लोग यहीं की नागरिकता, ये तुम्हारा ग्रीन कार्ड, ये तुम्हारी नौकरी और ये करोड़ों डॉलर। अब तुम कुछ नहीं सोचोगे, सिर्फ हमारे लिए सोचोगे, हमारे प्रॉफिट के लिए काम करोगे। तो ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम अपने ही टैलेंट को जाने देने में बड़ी खुशी करते हैं कि इसके लिए इतना ऑफर वहां से आया, उसके रोकने की बात क्यों नहीं कर? कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऑफर आया कि इसको गूगल इसको हायर कर रहा है, फेसबुक कर रहा है, ये कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है या ट्विटर कर रहा है? इसके बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी मिनिस्टर ने, साइंस टेक मिनिस्टर ने जो है वो कह दिया कि नहीं नहीं आप वहां नहीं जाओगे, उससे दुगना पैसा हम आपको इंडिया में देंगे और आप इंडिया के लिए काम करो। कभी ऐसा ऑफर दिया इंडिया ने? हम देते ही नहीं है। तुम्हारे जैसे और भी कर लेंगे, हमारे यहीं से तो निकले होते। वो अमेरिका जानता है कि ऐसा व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, इतना टैलेंट आता नहीं है, बचपन से टैलेंट के रूप में पैदा हुआ है, ये अलग दिमाग है और ये मुझे बहुत प्रॉफिट कमा के देगा, इसलिए मुझे चाहिए। उसके लिए अमेरिका का नागरिक मैं ये इंतजार नहीं कर सकता कि अमेरिका में टैलेंटेड आदमी पैदा होगा, वो बड़ा होगा और अमेरिका में एजुकेशन लेगा और फिर वो अमेरिका का विकास करेगा। अमेरिका का विकास करने के लिए मुझे दुनिया में कहीं पे भी कोई व्यक्ति मिलता है और वो टैलेंटेड है तो उसको मैं मुंह मांगे दामों पे खरीदूंगा। मैं उससे कहूंगा तेरी कीमत बता, तेरे को स्कॉलरशिप चाहिए, किताबें चाहिए, पढ़ने का माहौल चाहिए, मैं दूंगा। इसलिए सारी स्कॉलरशिप जारी होती है अमेरिका से, सब तरह की स्कॉलरशिप, 9वीं वाले बच्चे के लिए, 10वीं वाले बच्चे के लिए, 11वीं के लिए, कॉलेज के लिए, अलग अलग तरह के लोगों के लिए, रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप, फेलोशिप, ढेरों फेलोशिप, स्कॉलरशिप, सुविधा है। टैलेंट जहां मिलता है, इतनी सारी एग्जाम, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होती रहती हैं, आप बैठते रहते, ऑनलाइन बैठते रहते हैं, बच्चे सर्च करते हैं, टैलेंटेड बच्चे सर्च करते हैं, मेरे लिए क्या स्कोप है? इंडिया में तो कुछ है नहीं, इंडिया में तो ज्यादा से ज्यादा आईएएस बन जाओ, फिर वो नेता उसको चलाता रहता है, या और कुछ में बन जाओ, इससे बड़ा तो इंडिया में कुछ बन नहीं सकते। उसके बजाय बच्चा जो है वो कंपटीशन भरता रहता है और उन कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करता रहता है। जिस भी कंपटीशन को जीतता है वो कंपनी कहती है चलो आ जाओ, तुम्हारा सारा खर्चा हमारा, पढ़ो, हम पढ़ाते हैं, पर उसके लिए बाद में पढ़ने के बाद हमारा काम करना पड़ेगा। हम तुमको सीईओ बनाएंगे, हम तुमको हमारे कंपनी में यूज करेंगे, मैनेजर बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और इतना डॉलर तुमको मिलेगा, अमेरिका में घर मिलेगा, यहाँ की नागरिकता देंगे तुमको, अमेरिका के नागरिक हो जाओगे तुम। तो इतने आकर्षक ऑफर जो होते हैं वो ठुकरा नहीं पाता और अमेरिका पे टैलेंट पूल बनता जाता है और जिसके पास टैलेंट पूल ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली बहुत आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, टैलेंट आपने ले लिया दुनिया भर से, बढ़िया बढ़िया। अब दूसरा कंपटीशन में बचेगा कैसे? कैसे बचेगा? अच्छा, आपके पास सुविधा हो कि कोई अमीर आदमी किसी भी परिवार में सबसे टैलेंटेड आदमी को वो ले लेगा, तो किसी परिवार में मान लीजिए किसी ने नीट में टॉप किया मेडिकल के लिए, तो एक आदमी ने हॉस्पिटल बनाते समय टॉप 10 जिनने भी किया नीट में, उनको एमबीबीएस के समय में स्कॉलरशिप दे देगी, तुम्हारा पूरा एमबीबीएस मैं करवाऊंगा। फिर तुम जिसमें एमडी या एमएस करवाना चाहते हो मैं करवाऊंगा, क्योंकि तुमने नीट में टॉप 10 में आए हो, ठीक है। और फिर बाद में उसने एक हॉस्पिटल खोल दिया और उन 10 डॉक्टर को उसमें नौकरी दे दी। अब बताओ, हॉस्पिटल तो इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बन जाएगा। वो सारा पैसा निकाल लेगा कि नहीं मरीजों से, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इलाज कराने वहीं पे आएंगे, क्योंकि आपने टॉपर्स हायर कर लिए थे। ठीक वैसे ही सिस्टम वो करता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती कि वो टॉपर्स को हायर कर ले और वो सारे सबको वो कराना शुरू कर दे और उसको कह दे कि नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, जितनी सैलरी तुमको बाहर मिल रही है उतनी हम यहाँ देंगे, तुम यहीं रहो। आपका सिस्टम हेल्थ टूरिज्म शुरू हो जाए, दुनिया भर के लोग भारत में इलाज कराने के लिए आने लग जाएंगे कि अगर इलाज कराना है तो इंडिया रहो। यहाँ की होटल इंडस्ट्री चल जाएगी, टूरिज्म चल जाएगा, फिर आगरा का ताजमहल भी घूमने जाएंगे लोग, सब जगह घूमने भी तो जाएंगे।
तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करते ना। वो आइडिया जो है वो पैसे वाले आदमी को ही आता है, वो उसी के पास वो आइडिया आता है। वो आइडिया बड़ौदा महाराज के पास आया था तो उन्होंने अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दे दी थी। उनको लगा था टैलेंटेड बच्चा है और यहाँ रहेगा तो यहाँ पढ़ नहीं पाएगा, यहाँ एक स्कोप है, लिमिटेड है, तो मैं इसको अमेरिका भेजूं। उन्होंने अमेरिका भेजा, ब्रिटेन भेजा, लॉ की पढ़ाई करवाई, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करवाई, तो भारत को क्या क्या नहीं मिला बताओ। तो उस जमाने में तो समझा ना उन्होंने, बड़ौदा महाराज ने। अगर फेलोशिप स्कॉलरशिप, यही तो पैटर्न है एलन मस्क का, यही तो है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स वगैरह सब ये क्या करते हैं। खुद को इतना नॉलेज थोड़ी है, वो खुद तो अय्याशियां करते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं। वो उनकी निजी जिंदगी बड़ी रंगीन और अलग टाइप की जिंदगी है। वो कोई इंटेलिजेंट लोग थोड़ी है, बुद्धिमान वगैरह नहीं है। उनको ये पता है कि बुद्धिमान लोगों का उपयोग कैसे करना है। हमें ये सब काम बुद्धिमान लोगों से करवाना है, उनको टास्क देना है। हम ये एल्गोरिदम सेट करवाना चाहते हैं तो हम प्रॉब्लम रखना चाहते हैं युवाओं के सामने। दुनिया भर के युवा जब उस प्रॉब्लम को सुनेंगे तो सॉल्यूशन लेके आएंगे, और जो बेस्ट सॉल्यूशन लेके आएगा उसको हम नौकरी देंगे। तो बाद में भी सॉल्यूशन देता रहेगा, आगे भी जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए भी देता रहेगा, क्योंकि वो उस टाइप का फर्टाइल माइंड है, उसका दिमाग ही उस तरह से चलता है। तो ये होता है लोगों को स्टार्टअप की तरफ धकेलना या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाना या मैन्युफैक्चरिंग में डालना, वो सब हम लोग नहीं कर रहे हैं। बल्कि हमने स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे केवल वो एमएसएमई सेक्टर के लिए ये मुद्रा योजना चला दी, और ये कि इसमें से लोन मिल जाएगा, इसमें तुम कर लो, ये कर लो, और भारत का निर्माण करने के लिए स्टार्टअप करो, मेक इन इंडिया करो। उससे नहीं होना। आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको इंफ्रा बनाना पड़ेगा, पूरा इंफ्रा बना करके पूरा उसको मौका देना पड़ेगा, और फिर टैलेंट सर्च करना पड़ेगा। उस टैलेंट को फिर उस इंफ्रा में लगाओ। आप उसी को इंफ्रा बनाने के लिए काम करने के लिए कह रहे हो, वो क्यों बनाएगा? डेन जॉपिंग ने 1980s में यही किया चाइना के साथ, तो आज वो एंजॉय कर रहा है। आज चाइना सारा जो पूरी दुनिया में जो एक ताकत के तौर पे उभरा, वो डेन जॉपिंग के कारण है। शी जिनपिंग ने उसको और आगे बढ़ा दिया। बीच के जो राष्ट्रपति थे वो उसको उस तरह से नहीं बुना पाए, शी जिनपिंग आया तो इसने उसी तरह से कर लिया, तो दुनिया में मोनोपोली हो गई। ट्रेड वॉर में अमेरिका उसी पे डिपेंड करता है अभी, चाहे हमको लगता हो ट्रेड वॉर हो रहा है, लेकिन अमेरिका जो है चाइना पे डिपेंड करता है। अमेरिका अल्टरनेट तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि पिछले 30 सालों में जो चाइना ने खुद ने किया, जो लोग चाइना जाके आए हैं, वहाँ के मॉल को देखते हैं, वहाँ के फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, वो यहाँ आकर के भारत में बताते हैं कि हम 25 साल पीछे हैं चाइना से। 25 साल हम लोग अगले 25 साल तक उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते, और वो भी हम पूरी ताकत से उस काम में लगेंगे तो तब जाकर 25 साल में वहां पहुंच पाएंगे। तो बहुत खतरनाक चीज है, और हम उस काम में लगे ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं की, तो 25 साल भी आप किस हैसियत से कहेंगे? तो इसलिए मैं जो आज हो सकता है कि थोड़ा आपको एग्रेसिवली बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, सच ऐसा ही होता है। ठीक है, तो असलियत जो है वो ये है। तो विजनरी नेताओं की जरूरत है, जो आगे के विजन को समझ सके, परिस्थितियों को समझ सके। जबकि अभी के नेता जो हैं वो कालीन ढकना चाहते हैं, गंदगी के ऊपर कालीन ढकना चाहते हैं। गंदगी है तो उसको साफ नहीं करना चाहिए, कालीन ढकना है। सुंदर कालीन बिछा देंगे तो ऐसा लगेगा कि गंदगी नहीं है, आप चलोगे तो बदबू फैलेगी। गंदगी के ऊपर सुंदर कालीन बिछा दोगे तो जैसे जैसे चलेंगे फिर नीचे से बदबू की वजह से और गंदगी की वजह से कालीन सड़ जाएगी, और जिस दिन कालीन के ऊपर भी बदबू आने लग जाएगी और फफूंद आ जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी गंदी चीज है, किया क्या हमने। तो वही चीज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये विजन की बहुत बड़ी कमी है। ये कोई विजनरी नेता नहीं है। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, अवैज्ञानिक है, निहायत मूर्ख है, और भी हेंकड़ी बहुत ज्यादा है, अहंकार दुनिया भर का है, आता जाता कुछ है नहीं। तो बहुत बहुत ही घटिया स्थिति है। इससे बाहर आने के लिए पता नहीं कब सद्बुद्धि आएगी, कब क्या होगा, या तो फिर इन्हीं को भगवान सद्बुद्धि देते। हम लोग तो प्रार्थना करेंगे कि नहीं मैं कल आ जाए और ये वही काम करने लग जाए। हाँ, तो बहुत मुश्किल है। पढ़ने लिखने के बाद आती है स्थिति, और जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें वो सब चीजें समझ में आता नहीं। इसीलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है। ठीक है, यही बात आपने देखा कि ट्रंप ने कर दी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का क्या हाल कर दिया था। तो वही हाल हो गया ना। तो पूरी दुनिया में इस प्रकार के अथॉरिटेरियन जो है छाए हुए हैं। अब ये दूर दक्षिणपंथी जिसको बोलते हैं ना, एक्सट्रीम
जो राइटिस्ट हैं, अल्ट्रा राइटिस्ट, उन्हीं की सरकारें हैं। तो दुनिया भर में कहाँ कहाँ अल्ट्रा राइटिस्ट सरकारें काम कर रही है, और मानव मूल्यों का क्या हाल है ना, ह्यूमैनिटी, ये ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है, दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी किस आधार पर रेटिंग कर रही है। तो ये सब सवाल है आपके, उनमें भारत कहाँ बैठता है। इसीलिए तो जब बात आती है तब ये आता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है हमको भ्रष्ट देशों में क्यों ले जाता है, कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इतना ज्यादा क्यों है और हम सब भ्रष्ट क्यों हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल वनों के बारे में, विनाश के बारे में भारत हमको सबसे पिछड़ा हुआ क्यों लगता है, बहुत ज्यादा हम विनाश क्यों करते हैं वनों का, ग्रीन पीस इंटरनेशनल बताता है। तो दुनिया भर की जो एनजीओ है, ये रेटिंग एजेंसी है, ये हमारी रेटिंग इतनी घटिया क्यों करती है, जबकि दूसरे देशों को अच्छा स्थान दिया जाता है। सोशल वैल्यूज में हम लोग कितने पिछड़ रहे हैं, महिलाओं को एम्पावर करने में हम लोग कितने पीछे हैं, पैट्रियार्की कितनी हावी है हमारे यहाँ, पितृसत्तात्मकता कितनी हावी है, अभी भी ऑनर किलिंग और ये सब कितनी जबरदस्त चीज है। तो संवैधानिक मूल्यों का क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ। तो पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर जब हम राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं तब क्या स्थिति है, डेमोक्रेसी की क्या हालत है। तो क्या यही रियल डेमोक्रेसी है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आप अपने सांसद को जानते हो क्या, अपने सांसद को जब चुनते हो तो उसको सांसद की औकात देख करके, उसका चरित्र देख करके वोट देते हो या पार्टी को देख के देते हो। तो पार्टी सिस्टम हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टी को जब आप वोट देते हो तो क्या इसको डेमोक्रेसी कहेंगे। और फिर मीडिया किस तरह से बायस्ड है, मीडिया की स्वतंत्रता कितनी है, मीडिया कितना स्वतंत्र है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। तो दो तरह का विकास है, आर्थिक विकास, मानवीय विकास, है ना। तो आर्थिक विकास और मानवीय विकास दोनों क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, ना तो आर्थिक विकास कर पा रहे ना मानवीय विकास कर पा रहे, धार्मिक विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं, धार्मिक विकास कर रहे हैं। तो फिर धर्म में तो बातें बहुत अच्छी अच्छी कही गई है, तो फिर धार्मिक ही हो जाए हम सब। चलो धार्मिक में तो फिर वही है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तुलसीदास जी की बातें मान लो चलो, कि दूसरों की पीड़ा से दूर करने से बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। तो दूसरों की पीड़ा करने, दूर करने निकल जाए हम लोग, ठीक है, दूसरों की पीड़ा को समझने लग जाए, दूसरों के हित की बात करने लग जाए, दूसरों के इंटरेस्ट की बात करने लग जाए। हमारे गुरुजी ने नारा दिया है इधर कि सबके हित में अपना हित है, स्वार्थी की दुर्गति निश्चित है। तो सबके हित में अपना हित है तो फिर एंटिलिया बनाने की क्या जरूरत है। सब लोग एंटिलिया तो नहीं बना सकते। तो केवल एक अकेले एंटिलिया से कितने लोगों के घर बन सकते हैं। तो सबके हित में अपना हित है, स्वार्थी है ना, फिर पूंजीवाद तो स्वार्थी है, फिर कॉर्पोरेट तो पूरा स्वार्थी है। तो फिर आ जाओ ना, धर्म पे आ जाओ, धार्मिक विकास कर लो, अच्छे से कर लो। फिर तुलसीदास जी को ही बना लो। तुलसीदास, संविधान को हटा के केवल मैं तो कहता हूँ तुलसीदास का रामचरितमानस भी मान लो तो भी बहुत बड़ी बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निकावा। और जब इतना जबरदस्त मानुष तन है तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्यों हो रहा है, नाली में उसको कैसे उतारा जा रहा है। ये बड़ा भाग मानुष तन पावा नाली में उतर रहा है, वो बिना इक्विपमेंट के, बिना मास्क के, बिना किसी ग्लव्स के, और नाली साफ कर रहा है, उसके मुंह में जा रहा है नाली का पानी। ये बड़े भाग मानुष तन पावा। ये वाला मानुष तन पाने के लिए बड़ा भाग्यशाली मान रहे हो क्या उसको? क्यों मानव नहीं है, पशु है। तुलसीदास की एक एक चौपाई पे देखोगे तो आपको लगेगा कि धर्म की धज्जियां उड़ रही है। इसलिए धार्मिक विकास भी नहीं हो रहा है, धार्मिक पतन हो रहा है। न रामायण फॉलो कर पा रहे हो, न गीता फॉलो कर सकते, न उपनिषद तो कतई नहीं कर सकते। उपनिषद तो बहुत साइंटिफिक है, उपनिषद तो साइंटिफिक टेम्परामेंट हो जाएगा, वो तो फिर प्योर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसलिए उसको तो, और फिर शंकराचार्य का वेदांत तो कतई नहीं कर सकते, क्योंकि वही है। और विवेकानंद को तो फोटो लगाना ही नहीं चाहिए। विवेकानंद की आत्मा आ जाए तो फिर तुमको बिल्कुल फांसी पे टांग दे सीधा ले जाके, सबसे पहले तो, कि तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। सुभाष चंद्र बोस आ जाए सबसे पहले वो परेशान करेंगे इनको 24 घंटे। भगत सिंह आ जाए तो वो सीधा फांसी पे इनको टांगेगा सबसे पहले। ये जिनकी बात कर रहे हो बहुत खतरनाक लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी विचारधारा बहुत जबरदस्त है,
तुलसीदास को ले लो, तुम वेद व्यास को ले लो, वो बहुत क्रांतिकारी लोग हैं वो। और कबीरदास तो कुछ बोलेगा तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। तो सारे खतरनाक लोग हैं। धार्मिक हमारे धर्म को मजाक समझाए क्या? हमारा धर्म बड़ा क्रांतिकारी धर्म है और सीधा काम करने की बात करता है। लिपापोती और ये सब पोंगापंथी और इन सब की कोई जगह नहीं है हमारे धर्म में। बहुत स्ट्रांग धर्म है। गुरु जी को देखो, इनका लेक्चर सुनो कभी। आवाज कई बार इस पर उतनी स्पष्ट नहीं होती लेक्चर में, लेकिन आप वीडियो लेक्चर सुनो कभी गुरु जी के, कैसा लताड़ते हैं वो। खास करके धर्म क्षेत्र के लोगों को लताड़ते हो। नाटक बचा रखा है, बेवकूफ बना रहे हो तुम। सत्यानाश कर रखा है तुम लोगों ने धर्म का। समाज की ऐसी तैसी करके रख दी तुमने। बहुत गुस्सा आता है उनका, और तुम ही सारे जिम्मेदार हो इसके। पंडा पुजारी और ये उनके ऊपर भयंकर चिढ़ते हो। तुमने सब बेवकूफ बना रखा है लोगों को। आत्मनिर्माण, आत्म सुधार, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ये सब कुछ नहीं है तुम्हारा। सुधार की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाते हो। यहाँ ये कर दो, वहां वो कर दो, ये करा लो, वो करा लो, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। तो सारे क्रांतिकारी लोग हैं। हमारा धर्म को जो जिसका, पर उस धर्म का वो वाला पक्ष जो सूट करता है, कंफर्ट जोन में रखता है आपको, और आपको सूट करता है, राजनीति को सूट करता है, हम उसको लेके आते हैं। वो आडंबर वाला है, वो नाटकबाजी है, वो फालतू की चीजें हैं। दयानंद सरस्वती उसका फेवर नहीं करते, विवेकानंद उसका फेवर नहीं करते, गुरुजी उनका फेवर नहीं करते, ना हमारे शहीद लोग उसका फेवर करते हैं, ना हमारे राजनीतिक लेखक जितने हैं वो फेवर करते हैं, ना राष्ट्रपिता करते हैं उस तरह से। और नेहरू और इंदिरा गांधी ये भी करते हुए दिखाई नहीं पड़ते। हम उस वाले स्वरूप को इधर लाना चाहते हैं। अब वो चूंकि एक, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल में लिखा था कि सन 2013 में राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया यदि कंप्यूटर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कांग्रेस है, डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कांग्रेस है। मतलब आपको कांग्रेस की तरह ही राज करना पड़ेगा, उसी की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी अगर भारत में कोई भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। लेकिन उसने, राइटर ने यही लिखा कि 2022 में सब कुछ बदल गया और 2022 में अब ऑपरेटिंग सिस्टम बीजेपी हो गया। इसलिए अगर किसी को भी भारत में राज करना है तो बीजेपी की तरह करता है। अब बीजेपी की तरह बनना पड़ता है, उसको वही मंदिर जाने का दिखावा करना पड़ता है, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ममता बनर्जी का एग्जाम्पल दिया उसने कि उसने काली पूजा की और ये दुर्गा पूजा और ये सब पंडाल, और सरकारी पैसे से पंडितों को पैसे दिए और दुर्गा पूजा कराई। बीजेपी वाले आए, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये पंडित को पैसे दे रहे हैं, ये भी सरकार दे रही है। तो उन्होंने कहा, बोले मैडम जो है वो ममता बनर्जी ने तुरंत बोला कि ये जो है ये बीजेपी वाले दुर्गा माँ का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज बीजेपी करती है, अब वो करने लगी। अब वो हमेशा एक एक आदमी को टारगेट करते हैं, जो भी विरोधी होता है उसको जेल में डालते हैं। ये बीजेपी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विरोधी को खत्म कर दो, नष्ट कर दो, विरोधी को सर उठाने का, जैसे ही विरोधी सर उठाए उसको फिर मारो, फिर जमीन में घुसा दो उसको। तो ममता बनर्जी यही करती है, जिसने टीएमसी का विरोध किया उसको जेल में, या फिर उसके कार्यकर्ता जाके पीट आते हैं, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। तो खत्म काम, विरोधी पनपने ही नहीं देती हो। तो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम? बीजेपी का। तो बीजेपी ने सिखा दिया कि राजनीति कैसे करनी है। तो अब वो सारे लोग, अब आप देखो कि राहुल गांधी भी बीजेपी में जैसे करते हैं, मंदिर वंदिर जाते हैं, पहले नहीं जाता था वो, तिलक छापा कुछ करता ही नहीं था पहले कभी, और वो भी जाती हैं, प्रियंका गांधी भी जाती हैं, अभी सोनिया गांधी ने शुरू नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो भी जाती हैं, सब मंदिर जाते हैं, सब जाते हैं। तो बीजेपी के ऑपरेटिंग उसको, क्योंकि डिफॉल्ट जो है ओएस क्या हो गया, अब ये हो गया है ना। जैसे आपका विंडोज होता है ना, जनरली हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में वही यूज करते हैं। तो अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बीजेपी हो गया। अगर भारत में राजनीति करनी है, पर ये बीजेपी का एरिया है और इसमें किसी को भी हिंदू को प्रवेश करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन मोदी को और अमित शाह को जाली वाली टोपी पहनने में दिक्कत आएगी। वो मुसलमान वाले में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से उसको एलिनेटिंग करके यहाँ पहुंचे। तो वो बहुत अच्छे से उसने बताया कि इन लोगों की तो गुंजाइश है, तो उधर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए यूपी इलेक्शन में अभी सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जितने नॉन बीजेपी लोगों को अट्रैक्ट किया था वो हिंदुत्व के नाम पे किया था, और हिंदुत्व के नाम पे वो आ गए।
लेकिन अब क्या हुआ कि दूसरी पार्टियों ने कहा कि अब वो अखिलेश जब जाता है तो वो भी हनुमान जी की सेवा करके आशीर्वाद लेके वो ठीक चला जाता है। हनुमान मंदिर में अगर अखिलेश जाता है या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करा दे अखिलेश यादव, तो या यूं कह दे कि कृष्ण कन्हैया तो हम यादवों के यदुवंशी थे और हम तो कृष्ण के वंशज हैं, और मथुरा में जो कृष्ण भगवान है, और कृष्ण तो उसी का राम का अवतार भी वही वाला है जो कृष्ण वाला है, तो अगर वो राम जन्मभूमि भी जाना शुरू कर दे, मथुरा के मंदिर में जाना शुरू कर दे, तो अखिलेश तो किसी दूसरे धर्म में जा नहीं रहा। तो बीजेपी के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुसना आसान है और वोट बैंक को तोड़ना भी आसान है, लेकिन बीजेपी तो मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं कर सकती ना, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी नाराज करके ही तो वो यहाँ तक पहुंची है, और वो हिंदू वोट के चक्कर में आई है, तो उसने बहुत अच्छे से उसका किया। केजरीवाल भी आपने देखा होगा हनुमान पाठ करते हैं, तो केजरीवाल बोलते हैं मैं अग्रवाल हूं और मैं हिंदू हूं और मैं भगवान की पूजा करूंगा। वो दिवाली की पूजा भी कर रहे थे ना, कि मैं जैसे जैसे दिवाली की पूजा करूंगा सारे दिल्ली वासी मेरे साथ लक्ष्मी पूजन करना। तो ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये तो बीजेपी की स्टाइल है। तो किसी भी हिंदू को हिंदू बनने में दिक्कत थोड़ी आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो है हिंदू। तो बीजेपी का जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं है उस तरह का, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां उसी को कॉपी कर लेंगी। पहले कांग्रेस को कॉपी कर रही थी कि मुसलमानों को साधो तो आपका काम बन जाए, अब उनको लगा कि नहीं, मुसलमानों को साधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने मुसलमानों को दुश्मन मान रखा। यूपी में एक भी टिकट नहीं देते मुसलमान को, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते, तो कितना आसान है। तो ये राइटर के आर्टिकल पढ़ा करो, आपको दुनिया की राजनीति, भारत की राजनीति बड़ा अलग विजन मिलेगा। हम लोग नहीं सोच पाते उस तरह से, है ना, वो लोग बहुत अच्छे से सोच समझ करके इन चीजों को निकाल करके लाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी वालों को पढ़ना चाहिए, वो पढ़ते नहीं है, ठीक है, ताकि वो अपने अंदर सुधार कर सके। लंबे समय तक बने रहना है तो आपको इन सब चीजों में सुधार करते रहना पड़ेगा। तो बात तो करनी थी पॉलिटिक की, लेकिन हम थोड़ा सा दूसरी तरफ हो गए। लेकिन कैसा लगा आपको? ठीक लगा करंट अफेयर्स का? हाँ, कुछ चीजें नहीं मिली होंगी, और वैसे तो हम लोग जो बात करते रहते वैसा ही है। चलिए फिर कल करेंगे उसको, ठीक है। शांति पाठ।